10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन एमएससी सीईटी की एग्जाम क्या है नहीं पता, जेडबलई की एग्जाम क्या है नहीं पता, जेडबलई मेन क्या होता है, जेडबलई एडवांस क्या होता है नहीं पता, इंडिया में और कितने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और वहां पर एडमिशन कैसे मिलता है ये भी नहीं पता, एमएसटी सीईटी का सिलेबस क्या होगा, जेडबलई मेंस का सिलेबस क्या होगा, 11th और 12th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे नहीं पता। कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के मन में जितने भी सवाल होते हैं आपको इस वीडियो के अंत तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं पार्थ प्रजापति, प्रारंभ साइंस एकेडमी का वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। 11th स्टैंडर्ड में जब कोई एक स्टूडेंट आता है और जब वो साइंस की स्ट्रीम लेता है तो उसको 12th स्टैंडर्ड के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो आपके स्क्रीन पे मेंशन्ड है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी और मराठी और आईटी में से आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़िए। टोटल यहाँ पर 6 सब्जेक्ट होते हैं और एक सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो 100 मार्क का होता है। तो टोटल 6 सब्जेक्ट का जो आपका टोटल 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में वेटेज होगा वो 600 मार्क का होगा। और इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपके लिए जो सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब आइए ये जानते हैं कि जेडबलई की एग्जाम क्या है, सीईटी की एग्जाम क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। एक होते हैं स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की, और दूसरे होते हैं नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब वैसे कॉलेजेस जो पूरे इंडिया लेवल पे फैले हुए हैं। तो आप समझिए कॉलेजेस 2 टाइप के होते हैं, महाराष्ट्र लेवल पे और इंडिया लेवल पे। जब मैं महाराष्ट्र लेवल की बात करता हूं तो वहां पर 2 टाइप के कॉलेज होते हैं। एक होते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेजेस और दूसरे होते हैं महाराष्ट्र में लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस। जब मैं बात करता हूं नेशनल कॉलेजेस की तो यहां पर 3 टाइप के कॉलेज होते हैं। पहला कॉलेज है एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी। अब आप ये समझो, जब मैं एक एनआईटी की बात करता हूं, एनआईटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, तो इनकी जो कॉलेजेस हैं वो पूरे इंडिया में होंगे। तो वो जो ब्रैकेट में 32 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि पूरे इंडिया में एनआईटी के 32 कॉलेजेस हैं। दूसरे टाइप के कॉलेज हैं ट्रिपल आईटी, आईआईआईटी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ट्रिपल आईटी भी एक नेशनल लेवल के कॉलेजेस का एक समूह है और इनके भी पूरे इंडिया में ढेर सारे कॉलेजेस हैं जो आप वहां पर ब्रैकेट में देख पा रहे हो। और तीसरा है आईआईटी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके पूरे इंडिया में 23 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप ये समझिए टोटल इंजीनियरिंग कॉलेजेस 2 टाइप के होते हैं, स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के। स्टेट लेवल के कॉलेजेस में 2 टाइप होता है, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज और स्टेट के प्राइवेट कॉलेज। और नेशनल लेवल पे 3 टाइप के कॉलेजेस हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी। अब बात करते हैं स्टेट लेवल की, और स्टेट लेवल में बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए तो 100% एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीईटी एग्जाम के द्वारा ही आपको मिलेगा। स्टेट लेवल के कॉलेजेस का मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सांगली की ही अगर मैं बात करूं तो वॉलचंद कॉलेज, जो हमारे सांगली का सबसे बड़ा, इनफैक्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है। दूसरा है जीसीई कराड़, यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, या फिर जीसीई कोल्हापुर, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्हापुर, या फिर मुंबई का वीजेटीआई कॉलेज। वीजेटीआई है वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई में है।
तो ऐसे किसी भी कॉलेज में जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्थापित किया गया है या चलाया जा रहा है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को 100% एडमिशन सिर्फ और सिर्फ MHCET के माध्यम से ही मिल सकता है। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अब प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 300 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसमें से एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कोई एक कॉलेज है जिसका नाम है XYZ, और इस XYZ कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज होंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, IT इंजीनियरिंग होगा और बहुत कुछ। तो मान लो किसी एक XYZ कॉलेज में एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स है और उस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स में उनके पास 60 सीट्स अवेलेबल हैं। अब इन 60 सीट्स का एडमिशन कैसे होगा वो समझते हैं। इन 60 सीट्स में से 85% जो एडमिशन होगा वो होगा MHT-CET के माध्यम से, और 15% एडमिशन जो होगा वो होगा JEE के माध्यम से। यानी कि 60 सीट्स में से 51 सीट्स 51 मिलेंगी उन बच्चों को जो MHT-CET की एग्जाम देकर यहां पर आए हैं, और 9 सीट उन बच्चे लोगों को मिलेगी जो JEE की एग्जाम देकर यहां पर आए हैं। कहने का यह मतलब है, अगर आपको महाराष्ट्र के 22 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ MHT-CET देनी पड़ेगी, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 85% सीट्स रिजर्व्ड होंगी MHT-CET के स्टूडेंट्स के लिए एंड 15% सीट्स रिजर्व्ड होंगी JEE के बच्चों के लिए। ये हमने चर्चा की महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, मतलब स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। अगर मैं आपको इससे थोड़ा और आगे लेके चलूं, हम अगर बात करें नेशनल लेवल कॉलेजेस की, तो नेशनल लेवल कॉलेजेस में से जो 3 सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वो है NIT, IIIT और IIT। और जैसा कि मैंने आपको बोला, NIT के 30 से अधिक कॉलेजेस हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। इन 30 से ज्यादा कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 100% एडमिशन सिर्फ और सिर्फ JEE के माध्यम से ही आपको मिलेगा। JEE के एग्जाम्स के रिजल्ट पे ही आपको 32 में से किसी भी NIT में अगर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ JEE की एग्जाम्स के जो रिजल्ट होंगे उसी के आधार पे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट MHCET में महाराष्ट्र में रैंक 1 भी आएगा तो भी उस स्टूडेंट को NIT वाला एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, NIT में जो एडमिशन होता है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ JEE के माध्यम से ही होता है। उसी प्रकार से अगर किसी स्टूडेंट को IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो 100% एडमिशन सिर्फ और सिर्फ JEE के माध्यम से ही होगा। MHT-CET से आप IIIT में एडमिशन नहीं ले सकते। और उसी तरह अगर किसी स्टूडेंट को IIT के 23 कॉलेजेस में से किसी भी कॉलेज में इंजीनियरिंग का BTech का कोर्स करना है तो सिर्फ और सिर्फ JEE एडवांस्ड एग्जाम से ही आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। अब JEE एडवांस्ड एग्जाम क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो JEE मेंस की जो एग्जाम होती है, हर साल भारत में लगभग 14 से 15 लाख बच्चे JEE मेंस की एग्जाम देते हैं, और इन 15 लाख बच्चों में से जो भी टॉप 7 या टॉप 10% में बच्चे आएंगे उन बच्चों को एक और एग्जाम देनी है जिस एग्जाम का नाम है JEE एडवांस्ड एग्जाम। और JEE एडवांस्ड एग्जाम में से जो टॉप 12 या 15 हजार बच्चे आएंगे सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा IIT में। तो मैंने आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में मेन जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने आपको बताया। तो आप अब ये सोचिए
कि आपको NIT, ट्रिपल IIT और IIT में जाना है तो आपको JEE की तैयारी करनी चाहिए। बट मान लीजिए कोई बच्चा है जो बोलता है कि नहीं सर, मुझे NIT, ट्रिपल IIT और IIT में नहीं जाना, महाराष्ट्र में ही इतने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, मुझे महाराष्ट्र में ही पढ़ाई करनी है, तो इन बच्चों को MHT CET के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रारंभ साइंस एकेडमी आपको JEE मेन, JEE एडवांस्ड और MHT CET तीनों के लिए तैयारी करवाता है। हमारे पास 3 अलग अलग बैच बनते हैं। इन बैचेस में उसी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि MHT CET के बैच में MHT CET तैयारी होगी, JEE मेंस के बैचेस में JEE मेन की तैयारी करवाई जाएगी, JEE एडवांस्ड के बैचेस में JEE एडवांस्ड की तैयारी करवाई जाएगी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और आप किस प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि कौन सी परिस्थिति में एक स्टूडेंट को JEE एग्जाम देनी चाहिए और कौन सी परिस्थिति में एक स्टूडेंट को MHCET एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। अब आइए जरा सा ये समझ लेते हैं कि JEE की जो फाइनल आपकी एग्जाम होगी उसका सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले JEE की जो एग्जाम है उसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और इसे कहते हैं JEE मेन। मेन मतलब फर्स्ट लेवल की JEE एग्जाम। इस JEE एग्जाम में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होंगे और तीनों सब्जेक्ट्स के मिलाकर 300 मार्क का एक सिंगल पेपर होगा। इसमें हर सही सवाल के आपको 4 मार्क मिलेंगे और हर गलत जवाब का 1 मार्क कटेगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा आपका केमिस्ट्री, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 25 और हर क्वेश्चन का 4 मार्क होगा। तो 25 into 4 इस प्रकार से 100 मार्क का आपका फाइनल सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री का। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि 25 क्वेश्चन में से देयर आर 20 MCQs एंड 5 न्यूमेरिकल। MCQ का मतलब क्या होता है, एक सवाल होगा और नीचे 4 जवाब होंगे, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, और उन चारों में से कोई एक जवाब सही होगा जो आपको टिक करके आना है, और 5 पूछे जाएंगे आपसे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सवाल लिखा होगा, नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आप अपने हिसाब से वो सवाल सॉल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको वहां पर लिख कर आना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। सेम पैटर्न होगा फिजिक्स में, 100 मार्क का आपका पेपर होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 20 MCQs और 5 न्यूमेरिकल, एंड सेम पैटर्न होगा आपका मैथ्स का। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 100 100 100 ऐसे 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड हर सही सवाल के 4 मार्क और गलत जवाब का 1 मार्क कटेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में ओवरऑल आपको मिनिमम 75% मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसका ये मतलब होता है कि 300 मार्क के JEE के पेपर में आपको जितने भी मार्क्स मिले वो तो मैटर करेगा ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप NIT, ट्रिपल IIT और IIT जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपने आप को क्वालिफाई कराना चाहते हो तो आपको 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम में 75% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसके अलावा ये जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होगी। पहली एग्जाम होती है जनवरी में और दूसरी एग्जाम होती है अप्रैल में। आप दोनों एग्जाम दे देंगे तो ये बेहतर होगा, और दोनों एग्जाम में से जिसमें भी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वो वाला रिजल्ट आपके लिए मान्य माना जाएगा, यानी कि बेस्ट ऑफ द 2। दोनों एग्जाम में से जिस किसी भी पेपर में आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। एंड NCERT बेस्ड सिलेबस होगा, CBSE बोर्ड का, कंप्लीट 11th स्टैंडर्ड एंड कंप्लीट 12th स्टैंडर्ड। तो ये चर्चा हो गई JEE की एग्जाम की। एंड भारत में और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर एडमिशन लेने के लिए उन इंस्टीट्यूट्स की खुद की एक प्राइवेट एग्जाम होती है।
अब इतने सारे एग्जाम्स के लिए एक स्टूडेंट प्रिपेयर अलग अलग तरीके से नहीं कर सकता। तो बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बिटसैट। बिटसैट का फुल फॉर्म होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, बिटसैट। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके भारत में 3 और एक दुबई में 4 इनके कॉलेजेस हैं। तो पिलानी जो कि राजस्थान में है, गोवा, हैदराबाद और एक कॉलेज है दुबई में। तो इन 4 कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आपको बिटसैट की एक पर्सनल, एक उनकी प्राइवेट एग्जाम होती है, वो एग्जाम देनी पड़ेगी। लेकिन मैं बिटसैट के लिए अलग से तो तैयारी नहीं कर सकता एज अ स्टूडेंट, तो आपको अलग से तैयारी करनी भी नहीं है। जो आपका जेडब्ल्यू का सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पे आप बिटसैट की भी एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए कोई अलग से आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। उसी तरह दूसरा जो आपको स्क्रीन पे एग्जाम दिखाई दे रहा है वो है VIT VIT है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और पीछे जो 3 बार ई लिखा है वो होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो द एंटायर नेम इज VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। इनके भी वेलोर में, भोपाल में, चेन्नई में और अमरावती में इनकी भी 4 कॉलेजेस हैं। और अगर आपको यहाँ पर इन 4 कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई करनी है तो आपको VIT की दे हैव देयर ओन प्राइवेट एग्जाम, आपको वो एग्जाम देनी पड़ेगी। एंड अगेन इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप JEE की जो पढ़ाई आपने की है पूरे 2 साल, उसी आधार पे आप VIT की भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगला एंट्रेंस एग्जाम है UGEE। इसका फुल फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, UGEE। UGEE की एग्जाम देकर आप IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हो। IIIT हैदराबाद में जाने के लिए आप JEE की मेन एग्जाम से भी जा सकते हो, और UGEE करके उनका एक पर्सनल एग्जाम भी है, वो वाले एग्जाम से भी आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा जो अगला एंट्रेंस एग्जाम है वो है IAT, आईसेर एप्टीट्यूड टेस्ट, IAT, आईसेर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम देने के बाद आप आईसेर के ऑल अक्रॉस इंडिया जो 7 उनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा बैंगलोर में एक और कॉलेज है जिसका नाम है IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS बैंगलोर। यहां पर भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको IAT की एग्जाम देनी पड़ेगी। मैं IAT का फुल फॉर्म एक बार दोबारा आपको बताता हूं, इट इज आईसेर एप्टीट्यूड टेस्ट। और आईसेर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इनके अक्रॉस इंडिया 7 सेंटर्स हैं। उन 7 सेंटर में अगर आपको जाकर तैयारी करनी है तो आपको एग्जाम देनी पड़ेगी IAT की, ठीक है। इसके अलावा देयर इज वन मोर वेरी बिग एंड फेमस एंट्रेंस एग्जाम जिसका फुल फॉर्म है SRM JEE। SRM का फुल फॉर्म है श्री रामास्वामी मेमोरेबल, इट्स एन इंस्टीट्यूट, उसका नाम है SRM इंस्टीट्यूट। SRM इज श्री रामास्वामी मेमोरेबल इंस्टीट्यूट। और अगर आपको SRM इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करनी है तो उनका भी एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है SRM JEE, श्री रामास्वामी मेमोरेबल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम देकर आप उनके सभी सेंटर्स में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। SRM जो इंस्टीट्यूट है उनका रामापुरम, वडपल्लिनी, तिरुचिरापल्ली एंड NCR दिल्ली में उनके अलग अलग सेंटर्स हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 5 बड़े एग्जाम्स आप दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ JEE एग्जाम के माध्यम से। और वो 5 एंट्रेंस एग्जाम है बिटसैट यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट, VIT यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट, UGEE यानी कि IIT बैंगलोर, IAT आईसेर एप्टीट्यूड टेस्ट जिससे आप आईसेर कॉलेज में जा सकते हो, और SRM JEE मतलब श्री रामास्वामी मेमोरेबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन 5 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कोई अलग से सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप 11th 12th में अच्छे से JEE की तैयारी करते हो तो आप कहीं ना कहीं इन 5 एग्जाम्स के लिए भी तैयार हो जाते हो। और वो हर एक बच्चा जो JEE की तैयारी सच्चे दिल से करता है, अच्छे से मेहनत करता है, वो कहीं ना कहीं इन 5 एग्जाम्स को भी क्रैक करने के लिए
मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बन ही जाता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो मैंने एग्जाम्स और उनके कॉलेजेस के बारे में लिखा है, उसके साथ साथ एक और मैंने रैंक मेंशन किया है, NIRF रैंक। अब ये NIRF रैंक क्या होता है, तो पहले आप जो नीचे स्क्रीन पे फुल फॉर्म लिखा है वो पढ़ लीजिए। NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इट इज अ प्राइवेट बॉडी जो भारत के सभी बड़े कॉलेजेस को एक रैंकिंग सिस्टम देता है कि रैंक 1 पे कौन सा कॉलेज है, रैंक 2 पे कौन सा कॉलेज है, रैंक 3 पे कौन सा कॉलेज है। तो उन NIRF की इंस्टीट्यूट्स का जो रैंक है वो भी मैंने मेंशन यहां पर किया हुआ है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो SRM JEEE का जो NIRF रैंक है ऑल ओवर इंडिया, इनकी रैंक है 13th रैंक। मतलब बहुत सारे IIT और NIT से भी ऊपर SRM का कॉलेज आता है। अगर आप देखोगे VIT मतलब वेलोर इंस्टीट्यूट, उनकी NIRF रैंक है 19। मतलब डेफिनेटली बहुत सारे IIT, बहुत सारे NIT और बहुत सारे IIIT से भी बड़ी इनकी रैंक है। अब ये जो रैंकिंग होती है वो NIRF देता है आपके कॉलेज के कैंपस, टीचर्स के एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स, उनके कट ऑफ्स, वहां पर प्लेसमेंट्स कैसी होती है, उनका कैंपस कैसा होता है, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर NIRF की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन बड़े बड़े कॉलेजेस को एक रैंक देती है। ठीक है, और इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ JEE के माध्यम से आप ये पांचों एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की, जिसका फुल फॉर्म है MHTCET, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। MHTCET की जो टेस्ट होगी वो 200 मार्क की टेस्ट होगी और इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। JEE के एग्जाम में सही क्वेश्चन का आपको 4 मार्क मिलता है, गलत क्वेश्चन का 1 मार्क माइनस होता है। MHTCET में सही क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में, और सही क्वेश्चन का आपको 2 मार्क मिलेगा मैथ्स के पेपर में। बट किसी भी पेपर में अगर आप किसी भी सवाल का जवाब गलत करते हो तो कोई भी मार्क कटेगा नहीं। यहां पर जो 3 पेपर होंगे वो भी JEE की तरह ही होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। सिर्फ यहां पर वेटेज ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क। फिजिक्स 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क। और मैथ्स में भी 50 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा। तो इस प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स का पेपर, और मैथ्स का जो पेपर होगा वो 100 मार्क का पेपर होगा। 3 घंटे की ये आपकी एग्जाम होगी और 200 मार्क इसका नेट वेटेज होगा। MHCET की जो एग्जाम होती है ये JEE की तरह साल में 2 बार नहीं होती, ये सिर्फ साल में 1 बार होगी। आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के बाद लगभग 12th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो फरवरी और इनिशियल डेज ऑफ मार्च में खत्म हो जाता है। और CET की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, ये एंट्रेंस एग्जाम होती है मई महीने में, लगभग मई के बीच में या मई के अंत में। ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के बाद आप MHTCET की एग्जाम होगी। आपको यहां पर क्वालिफाई करने के लिए 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। JEE में ये क्राइटेरिया 75% का था और CET में ये क्राइटेरिया सिर्फ 50% का है। और एक बड़ा सा अंतर है, JEE में जो 75% का क्राइटेरिया है वो पूरे 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम का ओवरऑल 75% है, और CET में जो 50% का क्राइटेरिया है ये ओवरऑल नहीं है। यहां पर आपको 50% लाने हैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, तो JEE का जो 75% का क्राइटेरिया है वो ओवरऑल है, और CET में जो 50% का क्राइटेरिया है वो है सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। आशा करता हूं कि आपको JEE एग्जाम, JEE एडवांस्ड एग्जाम, JEE एडवांस और JEE मेंस के सिलेबस पे आधारित दूसरे जो भारत में बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, और महाराष्ट्र के MHTCET के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी, ऐसी मेरी आशा है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमारे सेंटर पे आइए। मैंने स्क्रीन पे हमारे सेंटर का एड्रेस
और कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मेंशन किया है। फ़ोन करके आप यहाँ पर आइए एंड मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सभी सवालों का अच्छे से ऑथेंटिकली जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच।